ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चे आ गए हैं? चलिए हम मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो, तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने वेव थ्योरी के बारे में काफी कुछ सीख लिया था और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों भी सीख लिया था एंड उसके अलावा भी सीखा था, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, इंटेंसिटी का भी रिलेशन देखा था, राइट? तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? एंड आज जो हम शुरू करेंगे ना वो ये देखो, एक बार सारे बच्चे मुझे चैट पे रिप्लाई करो, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? तो आज हमको स्टार्ट करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? तो लेट मी जस्ट स्टार्ट हियर, है ना? तो हम लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ना? इसमें हम क्या करेंगे देखो, तो लेट अस अंडरस्टैंड द सेटअप। सेटअप कैसा रहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का? तो हम ना एक यहाँ पे इधर लाइट का सोर्स है, बेसिकली यहाँ से लाइट आ रहा है, हियर वी हैव द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है? और इसके सामने हमने क्या रखा है, एक स्लिट बनाया है यहाँ पे। स्लिट मतलब जैसे आप समझो कि एक अगर प्लेट है ना, प्लेट है ना, तो इसमें एक इस तरह का, इस तरह से कट किया है, इसको हम स्लिट बोलते हैं। तो ये स्लिट कट किया है और यहाँ से लाइट स्प्रेड होगा। कैसे स्प्रेड होगा? इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है वेव फ्रंट, है ना? हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं। अब इसके सामने हम क्या करते हैं, एक दूसरी स्क्रीन रखते हैं और इसमें हम दो स्लिट्स बनाते हैं। आप लोग देखो, देख के आपको समझ आ रहा है कि आपको कैसा बनाया हुआ है? देख के बनाया हो तो बोलो हाँ। और ये जो पॉइंट है ना, ये इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे रखा हुआ होता है और यहाँ पे होती है हमारी स्क्रीन। दिस इज द स्क्रीन। तो नाउ ट्राई टू इमेजिन क्या होगा इस तरह से जब ये वेव है ना यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। सो यहाँ पे ये सोर्स हो गया, इसको हम बोलते हैं स्लिट। सो दिस इज स्लिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 और यहाँ पे स्लिट S2, है ना? यहाँ से फिर से वेव स्प्रेड होना चालू होगा ऐसा, और वेव स्प्रेड होगी कहाँ गिरेगा? स्क्रीन पे गिरेगा। मतलब अगर आप एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट की बात कर लो, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं O, तो यहां से एक वेव आएगा स्लिट S1 से। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? सो लेट मी से, यहां से हमारा एक वेव आ रहा है इस पॉइंट पे से, और एक और अगर मैं बना लूं यहाँ पे इस तरह से,
ऐसे इस पॉइंट पर है। तो क्या आप देख सकते हो क्या कि दोनों जो लाइट पहुंचा है ओ पे, सिंस जो सोर्स वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दोनों स्लिट का S1 S2 का, तो S1 से O का पाथ और S2 से O का पाथ सेम रहेगा, है ना। और सेम रहेगा तो पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाएगा। बात आपको समझ आ रही है? पाथ डिफरेंस, एक के पाथ का लेंथ माइनस दूसरे के पाथ का लेंथ। अब अगर पाथ लेंथ 0 हो जाएगा तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी जो एक सोर्स से आ रही है, काइंड ऑफ। तो देखो, मतलब इस तरह से हम क्यों सेटअप करते हैं, एक ही सोर्स का लाइट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको कोहेरेंट वेव्स चाहिए, है ना। दो अलग अलग सोर्स अगर लिया ना तो उसके बीच का लाइट का जो फेज डिफरेंस होगा ना, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा हो, कैसा, कोहेरेंट, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं किसी और एक पॉइंट का ले लूं, मतलब आप समझो कि एक और कोई तो पॉइंट ले लूं, यहां सोर्स से लेटर से मैंने इस पॉइंट पे एक लाइट लिया है ना, तो उसी तरह से एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो लेटर से ये एक और लाइट का सोर्स है जो कि लाइट यहां से और आया है, और इसको मैं यहां पे डाल देता हूं। तो अब देखो क्या होगा, अब ये कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने P। नाउ क्लियरली द लेंथ S1P इज नॉट इक्वल टू S2P, या फिर हम ये कह सकते हैं कि S1P जो है वो लेस देन होगा S2P से, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा S2P माइनस S1P। ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्लियर है तो बोलिए हाँ, है ना। तो अगेन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आपको ये बात समझ आ रही है। एंड अगर मान लो यहाँ पे पाथ डिफरेंस का वैल्यू लैम्डा के इक्वल हो गया, कहीं तो पॉइंट होगा जहां की पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल हो जाए, हमने उसी पॉइंट को मार्क किया, तो इस पॉइंट पे फिर से हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज और द जो ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा वो फिर से 4I नॉट हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे मान लो पाथ डिफरेंस 0 है और यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो इसके एग्जैक्टली बीच में कहीं एक पॉइंट रहेगा जहां की पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 रहेगा। एग्जैक्टली बीच में रहेगा या कहां पे रहेगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल हम एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। मतलब यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी ना वो 0 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या ठीक से? मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर कहीं और अगर हम ऊपर जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मतलब ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, इस तरह से क्रिएट होता जाएगा। और ये जो ब्राइट स्पॉट होता है ना, इसको हम लोग फ्रिंजेस कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं फ्रिंज पैटर्न। नाउ अगर मैं थोड़ा सा आपको इंटेंसिटी के बारे में याद दिलाऊं तो इंटेंसिटी का रिलेशन, चलो ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा आपको क्या होता है ना। सो और ठीक है, मैंने अभी इस लाइन के, ये बीच वाले लाइन के ऊपर फ्रिंजेस पैटर्न बनाए हैं। आपको पता होगा कि नीचे भी बनेगा साइमल्टेनियसली सिमिलरली, है ना। अगर हम ऊपर ऊपर S1 पास था, नीचे के लिए S2 पास रहेगा, तो नीचे अगर जाएंगे तो फिर से डार्क डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं प्लॉट करूं ना ग्राफ, किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, मान लो मैंने प्लॉट किया है ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, है ना। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्चुअली वो यहाँ पे स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है O। तो O पॉइंट पे आपको पता है कि ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा। इधर हमने लिखा है इंटेंसिटी,
एंड दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेटर से हमने x से डिनोट किया। तो 0 पे 4 आई नॉट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, फिर कहीं पे मान लो कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 4 आई नॉट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, फिर थोड़ा हम अगर आगे जाएंगे तो इस डिस्टेंस पे फिर से 4 आई नॉट इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा एंड सो ऑन, इस तरह से। और इन दो ब्राइट पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, और डार्क फ्रिंज जहां पे प्रोड्यूस होता है हमको पता है कि वहां पे इंटेंसिटी 0 होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा, इस तरह से फ्रिंज पैटर्न क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है आपको? ये इंटेंसिटी शो करता है, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी है, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, मतलब यहाँ पे एकदम डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इन सारे पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सेट्रा, सारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम O, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? फ्रिंज मतलब क्या? फ्रिंज मतलब जो एक डार्क जैसा पैच दिखेगा ना उसको हम फ्रिंज बोलते हैं, फिर जो ब्राइट जैसा स्पॉट जैसा दिखेगा ना उसको हम फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है ना? आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा दिखता है ये। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैव अ डाउट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। सर एक बार बताओ ना वो I4i कैसे आया? The power of a thin lens P is equals to +5 diopter when it is placed in a liquid of refractive index mu1, then behaves like a convex lens of focal length in the refractive index of the। अच्छा ठीक है, श्रुति ने भी डाउट भेजा है और विधि ने भी डाउट भेजा है, ओके ठीक है बेटा। इजी तो क्वेश्चन है, क्यों आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है? देखो सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूं। देखो पावर दिया है, उससे आप फोकल लेंथ ढूंढ सकते हो, राइट? है ना, है ना? उसके बाद आपको क्या कहा है कि देन इट बिहेव्स लाइक अ, when it is placed in a refractive index of medium mu1, then it behaves like a convex lens of focal length 100 centimeter. The refractive index of the liquid, एक सेकंड, U1 U2 अलग अलग लिखा है आपने। ओके अच्छा, हाँ इसके लिए तो आपने U1 U2 दोनों अलग अलग लिखा है। अच्छा ये मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से, ये आप लोग लिख लीजिए जरा, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ फटाफट, इसको देखिए जरा, है ना? ये देखो जरा क्वेश्चन, ये लिखो जरा, एक मिनट।
लिख के हो गया बेटा तो बताना। ओके श्रुति, आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता है राइट? 1/f is equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, तो आपको पहले का मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो बाय फोकस बाय कॉन्वेक्स हमने ट्राई किया था बट आंसर नहीं मिला सर। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आई थिंक वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पहले वाले इंफॉर्मेशन से आपको ये मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। हाँ चलेगा बेटा श्रुति। ठीक है, यहां तक हो गया लिख के सबका? सर रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा ना सर? हाँ बेटा। ठीक है, यहां तक लिख के हो गया आपका, तो जरा जल्दी से जल्दी से बता दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको नंबर मिल गया बेटा। इधर लिखा है ना स्क्रीन पे? मिला? चलो चलो आगे चलते। हाँ तन्विश ने पूछा कि सर एक बार प्लीज बताओ ना वो i=4i कैसे आया। ठीक है बताता हूँ बेटा तन्विश, है ना। यहां तक डन सबका लिख के? ठीक है, तो हम लोग जरा लास्ट लेक्चर पे चलते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था वो आपको दिखाता हूं मैं जरा। ठीक है, देखो याद है कि आपको इंटेंसिटी का रिलेशन ये वाला हमने ढूंढा था, मतलब एम्पलीट्यूड का रिलेशन ढूंढा था, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन ढूंढा था, याद है कि आपको, है ना। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेम होगा तो ये रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट हो जाएगा, तो ये 2√i0 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4i0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो मैंने किया भी है 4 टाइम्स, और दूसरी जगह मिनिमम इंटेंसिटी 0 कंप्लीट डार्कनेस। याद आया? याद आया बेटे जी? यस, चलिए, तो है ना, यहां तक आई होप। आयुष लिख लिया बेटा आपने? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों का हो गया। तो अब देखो जरा जो इंटेंसिटी वाली बात है वैसा कर लेते हैं। मैं एक्चुअली आपको कुछ दिखाना चाह रहा था।
मैं आपको कुछ शो करना चाहता था, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, मैं ना आपको बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये देखो, तो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? देखिए, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा देखो, ये वाला डायग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छा से दिख रहा है ना? ये है सनलाइट या जो भी सोर्स है। यहाँ पे देखो दो स्लिट है, S1 और S2। अब यहाँ से ये इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है। आपको माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा, राइट? है ना? तो देखो ये वाला लाइन जो है ना, ये सेंट्रल वाला पॉइंट है। यहाँ पे येलो ड्रॉ किया हुआ है। वो येलो क्या दिखा रहा है? ये यूट्यूब नहीं चाहिए भैया। Finally, after so many requests. हाँ, so basically यहाँ पे देखो, मैंने आपको इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था। दिस मीन्स ब्राइट स्पॉट। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो काला जहाँ पे है वहां पे डार्क लिखा हुआ है, और येलो जहाँ पे वहां पे ब्राइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का आपको फ्रिंज पैटर्न दिखेगा। अगर आप इसको और मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर का अगर आप देखना चाहोगे ना, तो आपको, आपके लिए ये वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है। दिख रहा है आपको सारे बच्चे को? ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, है ना? मतलब इसमें एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है, क्योंकि ये वाला सेंट्रल वाला लाइन है और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट होना चाहिए था। ये अलाइंड नहीं है प्रॉपर्ली, बट आपको इसी तरह से डायग्राम दिखेगा, है ना? ये वाला डायग्राम में अलाइंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। समझ में आई बात? किस तरह से आपको पैटर्न दिखेगा, फ्रिंज पैटर्न? है ना? तो इस तरह से आपको फ्रिंज पैटर्न दिखेगा। अब हम लोग थोड़ा अपना एनालिसिस को जो है ना आगे बढ़ाते हैं, और हम इंटेंसिटी वाली बात करते कि इंटेंसिटी इस तरह से क्यों होगा, है ना? तो देखो, मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, तो अगर मैं YDSC सेटअप का डायग्राम एक बार फिर से बनाऊं। अच्छा, YDSC सेटअप का डायग्राम जो बनाया जाता है ना, वो इतना ही बनाया जाता है। कितना? ये सोर्स है S1, ये सोर्स है S2, ये है स्क्रीन, और यहां से लाइट आई, यहां पे गई, यहां से लाइट आई और ये यहां पे गई। इस इतना ही बनाया जाता है। ये सोर्स वगैरह हम दिखाते नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज। ये वाला सेंट्रल लाइन है, ये वाला पॉइंट है O। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, अगर इसको मैंने ऐसा यहाँ पे ज्वाइन किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर इस पॉइंट को मैंने P कहा, सो द पाथ डिफरेंस, the path difference between two light waves, between two light waves
ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू S2P माइनस S1P आ जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 is denoted by the letter small d and the distance between the slits and the screen is denoted by the letter capital D. Now ये जो distance between the two slits होता है ना, d small d, this is very very small compared to capital D. तो ये जो ray of light S1P और S2P है ना, they become almost parallel, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत दूर से आने वाली लाइट देखोगे ना किसी पॉइंट पे, तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। सो हम क्या कह लेंगे कि S1 वाला P जो लाइट है ना, ये भी ऑलमोस्ट थीटा एंगल बना रहा होगा और ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा। ये अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं, ठीक है। बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा। मैं आपको कुछ और शो करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इस पॉइंट से हमने दूसरे वाले लाइन पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, आप समझो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो सिंस ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है क्या? ये वाला एंगल, थोड़ा डायग्राम छोटा दिख रहा है, बड़ा डायग्राम करके दिखाओ। देखो बड़ा डायग्राम करके दिखाऊं कि समझ रहा है? देखो ये वाला हमारा स्लिट्स है, ये है S1 और ये है S2। रे ऑफ लाइट कुछ इधर से ऐसे गया रहेगा, यहां से हमने इस पे डाला है परपेंडिकुलर, और यहां से ये वाला जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल को थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और अगर ये थीटा होगा, ठीक है, ये अगर थीटा होगा तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो थीटा था ना, आदित्य समझ आ रहा है बेटा? एंड देयरफॉर ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला लाइन डिस्टेंस d है और ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट को लेटर से हम थोड़ी देर के लिए m कह लेते हैं, थोड़ी देर के लिए m कह लेते हैं। तो कंपोनेंट्स जो ढूंढने का तरीका है उससे मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाला डिस्टेंस d sin थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये दोनों लाइन जो लाइट रेज मैंने ड्रॉ किया है वो पैरेलल कैसे होगा? आपको ऐसा भी लग रहा है क्या कि अगर पैरेलल होगा सर तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा? ऐसा सब डाउट आ रहा है क्या आपके मन में? नहीं, ये सब क्लियर है आपको, राइट? अच्छा, हिरणमयी के मन में आ रहा है, आदित्य के मन में आ रहा है, और किसी के मन में आ रहा है? ओके, तो अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है ना, आयुष आपके भी मन में आ रहा है ऐसा डाउट? पैरेलल समझा, d इज रेसलेस कंपेयर्ड टू, हाँ यस राइट राइट। आयुष आपके भी मन में आ रहा है बेटा ऐसा कुछ? ओके, देखो अगर मैं कहूं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसा है, ये कलर अच्छा नहीं है, देखो ये कैसा है सिनेरियो एक्चुअली, एक लाइट रे ना ऐसा गया है, ठीक है, ऐसा बहुत दूर है पॉइंट, क्योंकि मैंने डी बहुत दूर लिया है, ठीक है। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, है ना, दूसरा जो हाँ, दूसरा जो हमारा लाइट रे है ना, वो आप समझो कि इस तरह का है, इस तरह दिख रहा है क्या आपको? यहाँ इसमें क्या हो रहा है ना, एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना। अब यहाँ पे तो मैं, स्क्रीन का लिमिटेशन है कि मैं थोड़ा और दूर नहीं बना सकता, बट ये और दूर रहता तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है? देयर इज अ वेरी स्मॉल
एंगल का डिफरेंस दोनों में, है ना। तो इस तरह से हम उसको पैरेलल मान देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? तो अब अगर ये पाथ डिफरेंस d sin थीटा हो गया, देन वी ऑल्सो नो दैट, इन दोनों को हम हटा देते हैं, ठीक है, दिस वाज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन वी कैन से, अगर ये वाला जो पॉइंट P है ना, इसका डिस्टेंस O से मान लो x है, तो सिंस दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट path difference delta, which is s2p minus s1p, which is equals to d sin theta. This can be approximately written as d into theta, है ना, because if theta is very small, sin theta can be taken as theta, and it can also be theta can be also approximated to tan theta, ठीक है। और अगर हम tan theta लेंगे तो हमारा path difference जो है ना delta, this is basically d into x over capital D। यहां तक बात क्लियर हो गई? So from here, if we calculate the phase difference, है ना, therefore phase difference is given by phi, क्या होता है, phi is equals to 2 pi upon lambda into delta, है ना, delta represents path difference। तो path difference हमने लिख लिया है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, therefore we can write phi is equals to 2 pi upon lambda into delta का वैल्यू dx upon capital D आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी। सो हमको पाथ फेज डिफरेंस मिल गया। नाउ अगेन मैं लास्ट लेक्चर वाले पेज पे जाऊंगा और मैंने आपको इंटेंसिटी का शायद से रिलेशन लिखवाया था, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन हमें यहाँ पे काम आएगा। चलो आई थिंक नहीं लिखवाया था इंटेंसिटी का रिलेशन, मैंने आपको नहीं लिखवाया था। हाँ लिखवाया तो था, ठीक है। ये है इंटेंसिटी का रिलेशन, है ना। तो अगर मैं इंटेंसिटी का रिलेशन यहां पे लिख लूं, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट, ये क्या होगा, I1 plus I2 plus twice of under root of I1 I2 into cos phi, where phi is the phase difference. Now यहाँ पे I1 और I2 हमने equal ले रखा, let us say I0, therefore I resultant को क्या मैं ऐसा लिखूं, 2I0 plus twice of under root of I0 square into cos phi, और phi की जगह पे मैं ये लिखूंगा 2 pi by lambda into dx by d, ठीक है। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या आएगा, 2I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस 2 पाई dx बाय लैम्डा d, एंड यहां से हम 2I0 कॉमन ले सकते हैं, तो 2I0 अगर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा ना। आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, याद है आपको। So this can be written as 2 into cos square theta by 2, इस एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ pi dx by lambda d. So that is how we have the resultant intensity का relation, and this is equals to 4I0 into cos square pi dx by lambda capital D. Now इसीलिए अब देखो आपको cos का ग्राफ पता है ऐसा होता है, और cos स्क्वायर का भी ग्राफ पता है कैसा होता है, cos स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, इसलिए इंटेंसिटी ऐसा बनेगा। तो इंटेंसिटी किस तरह से ऐसा होता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। नाउ यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि कहां कहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा, ठीक है। यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि ब्राइट स्पॉट कहां कहां पे बन रहा होगा।
आपको यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर ठीक से, है ना? तो आप इसको जरा लिख लो फटाफट। कहां से लिखना है आपको? लाइट इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, ये लिख लीजिए जरा। इसके ऊपर ग्राफ है ना? हाँ बेटा, इसके ऊपर वो ग्राफ है, इसके ऊपर ये था जो आपने कर रखा है ना? यहां से लिख लीजिए। बेटा यहां तक लिख के हो जाएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
डन बेटा? ओके, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहां तक बेटा विधि देखा नहीं मैंने अभी तक, देखता हूँ। बेटा डन सारे बच्चों का? ओके चलो, ये नीचे का भी पार्ट है, ये भी लिख लीजिए बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। है ना? डन। चलिए अब हम लोग जरा आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नहीं, सिर्फ फ्रिंजेस लिखता हूं, है ना? तो ये कैसे करेंगे देखिए। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज जहां पे होगा वहां पे इंटेंसिटी 4 I0 होगा,
मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, फॉर ब्राइट फ्रिंज जो है cos स्क्वायर पाई dx बाय लैम्डा डी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब cos पाई dx बाय लैम्डा डी का जो वैल्यू है ना, ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस वन भी चलेगा माइनस वन भी चलेगा, मतलब पाई डी एक्स बाय लैम्डा डी शुड बी इक्वल टू एन इंटू पाई। यहां तक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां तक बात समझ आ रही है आपको सारे बच्चों को, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल कर सकते हैं। मतलब क्या, x का जो वैल्यू आएगा ना वो होगा n लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। ये क्या हो गया, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 तो हमको x क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर n इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 लैम्डा डी बाय कैपिटल डी। अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, तो 0 पे तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, ये तो आपको पता ही है। और अगर n हम -1 भी डाल सकते हैं तो हमको x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर मैं आपको स्क्रीन पे प्लॉट करके दिखाऊं ना, तो मान लो ये 0 है, जहां पे x का वैल्यू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी हुआ ना, वहां पे एक और ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर सारे बच्चों को? है ना? तो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डार्क फ्रिंज के बारे में बात कर लेते हैं। सो फॉर डार्क फ्रिंज वी कैन से कि cos पाई स्मॉल डी एक्स अपॉन lambda capital D, this must be 0, which implies basically lambda dx by pi dx by lambda d जो है ये 2n plus 1 into pi by 2 होना चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होना चाहिए, ये तो आपको पता है। सो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, एंड देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2n plus 1 by 2 into lambda capital D by small d। ये आ जाती है हमको डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन। तो इसमें भी अगर हम n की वैल्यू 0 डाल देंगे मान लो, तो हमको x का पोजीशन क्या मिलेगा, 1/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब याद करो 0 के बाद ऊपर की तरफ हमको पहला ब्राइट फ्रिंज कहां मिला था, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पे, मतलब एग्जैक्टली हाफ द डिस्टेंस पे हमको एक ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलेगा। मतलब अगर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है ना, तो एग्जैक्टली बीच में, समझ आ रही है आपको, एग्जैक्टली बीच में एक डार्क स्पॉट बनेगा, है ना। फिर अगर हम दूसरे की बात करें, n इक्वल्स टू 1 डाल दे तो ये ऑड नंबर 3 बन जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू 3/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d बन जाएगा, है ना। अब आपको पता है 3/2 जो है ये 1 और 2 का बीच वाला पॉइंट है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा था, 2 लैम्डा d बाई डी पे, तो एग्जैक्टली उसके बीच में डार्क फ्रिंज बन रहा है। मतलब आप क्लियरली ये बात यहां पे समझ सकते हो कि
दो कंस्ट्रक्टिव के एग्जैक्टली सेंटर पे डार्क, दो कंस्ट्रक्टिव के एग्जैक्टली सेंटर पे डार्क। उसी तरह से नीचे अगर जाएंगे तो माइनस लैम्डा डी बाई डी, माइनस ये भी कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव, माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, और उसके बीच में डार्क डार्क फ्रिंज बनता जाएगा। ना यहाँ पे मुझे आपको पूछना क्या है, यहाँ पे मुझे आपको बोलना ये है कि अगर मैं एक ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, अच्छा ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होता क्या है? अगर सपोज ये स्क्रीन लिया हमने और यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा था और यहाँ पे एग्जैक्टली ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और इसके बीच में एकदम डार्क फ्रिंज बन रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखो ये वाला मतलब कैसा होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा 4I0, फिर ब्राइटनेस कम 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 होते होते यहाँ पे एकदम 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से एकदम मैक्सिमम 4I0 का ब्राइटनेस मिलेगा। मतलब हम कहेंगे यहाँ पे हमारा एक ब्राइट फ्रिंज है और हमारा एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, है ना? सो डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये तो आपको पता है कितना होगा, ये यहाँ वाला था लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे है 0, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बात समझ में आई बेटा? सारे बच्चे को ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत? हाँ, अब सिंस आपको पता चल रहा है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन रहा है ना, ये एकदम सिमेट्रिक वे में बन रहा है, राइट? एकदम सिमेट्रिक वे में बन रहा है। तो अगर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस लैम्डा डी बाई डी रहेगा, तो दो डार्क फ्रिंज के बीच में भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बोल रहा हूं? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? पता नहीं कोई हाँ नहीं बोल रहा, लेकिन है ना? ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो इसको जरा आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, है ना? होपफुली आप लोग विजुलाइज भी कर पा रहे होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? लेकिन जिस केस में हमारा अजम्पशन गलत हो जाता है उस केस में क्या करते हैं, मतलब दूर जाते जाते थीटा बड़ा हो जाएगा। बेटा दूर जाते जाते क्या होगा कि वो डार्कनेस कम होती जाएगी, उतना ज्यादा दिखेगा नहीं, और यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस जो आ रहा है ना वो आप देखो लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है ना? तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसका ऑर्डर कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है ना, ऐसा ही कुछ तो रहता है। तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 into 10⁻⁻⁷ which is itself very small। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। सर तो नॉर्मल वेव्स में भी ये हार्मोनिक के जैसे मे बी हार्मोनिक, ओके सर समझा। अच्छा हार्मोनिक के जैसे, हार्मोनिक का क्या करना है बेटा यहाँ पे? एनथ हार्मोनिक वाली बात कर रहे हैं, वो सब नहीं होता इसमें सर। इसके लिए अगर स्क्रीन बहुत पास हुआ तो लाइट का एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट दिखता है हमें, है ना? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट हस्तांश।
सर आई एम सेइंग दैट इट इज लाइक दैट वे. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इट इज लाइक दैट वे. राइट 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 राइट. यू आर राइट बेटा. डन बेटा. नीचे स्क्रॉल कर दूं. कहा यहां तक लिखिए. ओके, और स्क्रॉल कर दूं नीचे. अच्छा, आप लोगों को मैंने माइक का ये नहीं दिया ना. आप लोगों ने बोला भी तो नहीं कि माइक वाला ऑन करो सर.
डार्क फ्रिंज का लिख लेंगे तो बताना। डन। चलिए और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, अब थोड़ा सा ही लिखने को। डन हो जाएगा बेटा तो बताना। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ है क्या? हाँ बेटा, बीटा हम यूज करते हैं फ्रिंज विड्थ को डिनोट करने के लिए। बीटा इज फॉर फ्रिंज विड्थ। डन, आगे चले। बच्चे लोग डन, आगे चले। हाँ चलिए, तो अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको पोजीशन पता चल गया ब्राइट फ्रिंजेस का, n लैम्डा डी बाई डी, और डार्क फ्रिंजेस का 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, है ना? या फिर आप उसको 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे लिखना चाहते हो। मतलब मैं तो 2n प्लस 1 लिखा है मैंने, बट बहुत बार 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d भी लिखा जाता है। और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एक काम कीजिए, 2n माइनस 1 ही लिख लीजिए फॉर्मूला में। इससे क्या होगा, लैम्डा डी बाय 2d। इससे क्या होगा, अगर आप n 0 डालेंगे ना तो आपको माइनस 1 मिलेगा, मतलब आप लाइन के नीचे वाला आपको पहला वाला डार्क फ्रिंज मिलेगा, और n अगर इक्वल टू 1 डालेंगे ना तो आपको ऊपर वाला मिलेगा, ठीक है? और मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला के केस में सेम चीज है, अगर आपने n 0 डाला तो आपको ऊपर वाला मिलेगा, दैट्स इट, इतना ही फर्क है और कुछ खास फर्क नहीं, ठीक है? तो आपको वैसे तो जो कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो, मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है? मैं डिक्टेट करूं, आप लिख लीजिए, है ना? A YDSC setup, a YDSC setup is immersed, a YDSC setup is immersed in water, in water,
mu is equal to 1.33. Mu is equals to 1.33. What is mu? Mu is the refractive index of water, है ना? अब आगे लिखिए. If the slit separation is 1 millimeter, if the slit separation is 1 millimeter and distance between the slits and the slit and the screen is 1.33 meter, है ना? स्लिट सेपरेशन दिया हुआ है और स्लिट में और स्क्रीन में ये दिया हुआ है डिस्टेंस, और आगे लिखा गया है द इंसिडेंट लाइट ऑन द स्लिट्स have a wavelength of 6300 angstrom. 6300 angstrom. Then find the fringe width on the screen. Then find the fringe width on the screen. आयुष ने आंसर भी दे दिया. कैसे बेटा? आपने पहले कर रखा है ये? तो अभी कैलकुलेट किया? इतना फास्ट? चलिए, बहुत अच्छी बात है. बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ, कैंसल ही हुआ डायरेक्ट. यस यस यस, राइट, यू आर राइट. क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? क्वेश्चन कह रहा है a YDSC setup is immersed in water having refractive index 1.33. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 होता है, तो आप जानते हो 4/33. आगे लिखा है it has, if the slit separation is 1 millimeter and distance between slits and screen is 1.33 meter, है ना? आगे कह रहा है इंसिडेंट लाइट ऑन स्लिट्स हैव वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन. मैंने क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़ दिया. श्रुति, आपको लिखने को हुआ क्या? हिरणमयी का आ गया 0.63 मिलीमीटर, 6.3 into 10⁻⁴. एब्सोल्युटली करेक्ट. आदित्य का भी आंसर करेक्ट है. फाइंड क्या करना है वही नहीं समझा. फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन. बीटा फाइंड आउट करना है बेटा. समझा? बीटा समझा? ठीक है. तो बेसिकली आपको एक चीज क्या समझना चाहिए कि अगर हमने पानी में YDSC सेटअप किया ना, तो वेवलेंथ कम हो जाता है ना? तो वेवलेंथ इन अनदर मीडियम इज गिवन बाय
lambda in water would be equal to lambda by mu, where mu is the refractive index of water, या फिर जिस मीडियम में हमने डाला है वो। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? हाँ, तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, हम लोग सब मिलके, है ना? चलिए लिखिए, इन YDAC सेटअप, अच्छा सॉल्व करो ना सर, ओके 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 ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। देखो हमको क्या बोला है ढूंढने के लिए, हमको बोला है बीटा ढूंढना है, राइट, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो लेकिन इस पूरे सेटअप को तो हमने कहाँ पे इमर्ज कर दिया है, वाटर में। तो वाटर में इमर्ज करने से होता क्या है, वाटर में इमर्ज करने से होता क्या है कि लैम्डा इन वाटर विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ इन वाटर कैन बी रिटन एज लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू इनटू स्मॉल डी। दिस इज क्लियर, फाइन टिल हियर? फाइन टिल हियर बेटा? तो अब देखो, अब हम सारी का वैल्यूज डाल देते हैं। तो वेवलेंथ हमारा 6300 एंगस्ट्रॉम, मतलब इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी था 1.33 मीटर, तो ये 1.33 हो गया, डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू डी कितना था, डिस्टेंस कितना था स्लिट्स के बीच में, मैं भूल गया, आई थिंक 1 मिलीमीटर था ना, मतलब 10⁻³ था। इसको आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन YDAC setup, find the distance in YDAC setup, find the distance between two slits, that result in the third minimum for 4200 angstrom, 4200 angstrom, that is violet light, at an angle 30 degree, at an angle of 30 degree. Take small d very very less compared to capital D. मैंने क्वेश्चन फास्ट पढ़ दिया है क्या बेटा? हाँ, मैंने क्वेश्चन शायद से थोड़ा फास्ट पढ़ दिया। In YDAC setup, find the distance between two slits that result in the third minimum बोला है, for 4200 angstrom at an angle of 30 degree. बात समझ में आई सारे बच्चों को? श्रुति? हाँ, और आपको स्मॉल डी वेरी वेरी स्मॉल लेना है कंपेयर टू कैपिटल डी, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है?
2.1 मिलीमीटर। ओके, एक सेकेंड बेटा। 2.1 into 10 raised to 2.1 micrometer. Correct. 2.1 micrometer is the right answer. बेटा डन सारे बच्चों का? डी क्या है? डी तो दिया नहीं है बेटा, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको साइन कॉस में लेना पड़ेगा। है ना, वो बताया था ना साइन कॉस में कैसे लेते हैं। कैपिटल डी भी नहीं दिया हुआ है, स्मॉल डी भी नहीं दिया हुआ है। श्रुति समझा? चलिए,
ठीक है, डन, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बोल दीजिए बेटा। है ना, ओके, सॉल्यूशन बताओ क्या बेटा। चलिए देखिए, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं जरा, है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हमको क्या कहा गया है, सेटअप समझो, है ना, सेटअप एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। हमको बोला तीसरा डार्क फ्रिंज बना है, कहाँ पे, 30 डिग्री पे। तो मतलब अगर यहां से मैं एक 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे तीसरा डार्क फ्रिंज बना होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, पहला डार्क फ्रिंज कहाँ बनता है, 1/2 लैम्डा डी बाई डी पे बनता है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा कहाँ बनता है डार्क फ्रिंज, 3/2 लैम्डा डी बाई डी पे बनता है, और तीसरा वाला कहाँ बनेगा, 5/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। या फिर हम पाथ डिफरेंस जो है ना, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमको, राइट। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि लाइट यहां से यहां तक ऐसे गया होगा, हमको स्मॉल डी और कैपिटल डी तो पता नहीं है ना। तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप करेंगे, ये वाला हमको स्मॉल डी मान लो दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये तो डी साइन थीटा होगा, ये तो आपको समझ में आता है, डी साइन 30 डिग्री, है ना। और ये पाथ, ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन द पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, देखो यहां पे ना, अगर हम पाथ लेंथ की डिफरेंस की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। पाथ लेंथ का डिफरेंस हमको पता चल गया, डी साइन 30 डिग्री। देखो पहला जो ब्राइट स्पॉट बनता है ना, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। जब ब्राइट फ्रिंज दूसरा वाला बनेगा, वहां पे पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा। तो डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, जहां पे पाथ डिफरेंस 1/2 लैम्डा होगा। सेकेंड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, 3/2 लैम्डा, और नेक्स्ट वाला बनेगा 5/2 लैम्डा पे। बात समझ में आ गई क्या यहां तक आपको, है ना। मतलब पाथ डिफरेंस जो डी साइन 30 डिग्री है ना हमारा, ये आ जाएगा 5/2 लैम्डा। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और ये हो जाए 5/2 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना है, 4200 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 काट दिया हमने, 3 जीरो हटाया तो ये -7 बचता है, और 4.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। तो 21 इंटू 10⁻7 बचा डी का वैल्यू, जिसको कि आप स्टैंडर्ड नोटेशन में 2.1 इंटू 10⁻6 लिख सकते हो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। किसी को कुछ दिक्कत तकलीफ परेशानी, है ना। यहाँ पे सिंस कैपिटल डी नहीं दिया हुआ था ना, तो हमने पाथ डिफरेंस का यूज किया, और यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस का यूज किया, दोनों जगह पाथ डिफरेंस यूज कर लिया, अपना काम बन गया, है ना। होपफुली आपको बात समझ आई रहेगी बेटा।
अच्छा, tan 30 डिग्री ले लिया आपने। ओके, हाँ। अच्छा, tan 30 में देखो, हाँ, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको बात समझ में आई, आंसर समझ में आया, कैसे अप्रोच किया हमने? सबको क्लियर है, समझ में आया तो बोलिए, आगे चलें तो बोलिए हाँ। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में फर्क आ जाता है बेटा। करेक्ट आंसर एग्जैक्टली कब होता? जब थीटा जो दिया हुआ है ना वो बहुत स्मॉल रहता है ना। हमने पहले साइन 30 डिग्री लिखा था, फिर उसको tan 30 का यूज किया था छोटा करने के लिए। तो साइन और tan में थोड़ा तो फर्क हो ही जाएगा ना, इनफैक्ट ज्यादा फर्क हो जाएगा, है ना। इसके लिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, समझा, ओके। चलिए बच्चा लोग रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? देखिए, इन YDAC सेटअप अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। क्या बोला है? इन अ YDAC सेटअप लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, मतलब कुछ रेड साइड वाला लाइट रहेगा। ऑरेंज, ऑरेंज कुछ रहेगा। आगे देखिए क्या बोला है, इज यूज्ड। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स? व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स? ठीक है, so that on screen in front of one of the slits, on screen in front of one of the slits, there will be a third bright fringe. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक स्लिट के सामने ना आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। uh, 3.6 माइक्रोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बेटा इसका आंसर ना कुछ में है, में 0 पॉइंट तो नहीं रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग है।
हाँ डी नहीं दिया बेटा, डी दिया है क्या? मैंने नहीं दिया है क्या? अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। बेटा डी का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, मैंने देखा ही नहीं था डी दिया हुआ है करके, वो साइड में दिया हुआ था। कैपिटल डी 1 मीटर दिया हुआ है, ऑब्वियसली 1 मीटर स्मॉल डी तो हो नहीं सकता है ना? 1.89 मिलीमीटर, यस दैट शुड बी द राइट आंसर। आयुष आप कैपिटल डी के लिए रुके हुए थे क्या? हाँ 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 हाँ, चलिए एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, 1.89। एक मिनट रुको जरा, 1.89 करेक्ट आंसर है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कब क्या लेना होता है करके ऐसा। हाँ 1.89 इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा आदित्य भी डी के लिए रुका था क्या? ओके 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 ओके, हाँ हाँ, चलिए आंसर आया आप लोगों का। हिरणमयी बेटा सॉल्व हो पा रहा है? श्रुति सॉल्व हो पा रहा है क्या? हो गया सर, ओके शाबाश। 1.8 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताना है तो बोलो हाँ, या सिर्फ समझाना है? अच्छा कंफर्मेशन के लिए बोल दो, ओके देखो क्वेश्चन में जो सेटअप है ना उसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बोला एक स्लिट के सामने जो है ना थर्ड डार्क फ्रिंज बनता है, थर्ड डार्क फ्रिंज बनता है, सॉरी थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनता है, करेक्ट। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 3 लैम्डा होगा, मतलब सॉरी यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, राइट? पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, d इंटू एक्स ओवर कैपिटल डी। मतलब या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं, दिस इज बेसिकली पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, है ना? और यहाँ पे थीटा तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको डी एक्स बाय कैपिटल डी लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या? थोड़ा सा मुझे हाँ ना में जवाब दे दो। ओके तो पाथ डिफरेंस हमको लैम्डा डी बाई डी पता चल गया,
और पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, ये भी पता चल गया, ठीक है। लेकिन तो हम इसको ऐसा लिख दें, dx बाय कैपिटल D जो है वो हो जाएगा 3 लैम्डा के बराबर। लेकिन ये जो x है ये एक स्लिट के आगे था, ये टोटल डिस्टेंस d होता है, मतलब आधा जो होगा ये तो d/2 होगा। तो क्या मैं x का वैल्यू d/2 ले सकता हूं? क्या मैं x का वैल्यू d/2 ले सकता हूं? तो बिल्कुल ले सकता हूं, है ना। तो अगर मैंने x का वैल्यू d/2 डाला तो ये क्या आएगा, d²/2d इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ जाएगा, है ना। एंड देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको ढूंढना क्या था, स्मॉल d, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल d स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लैम्डा इंटू कैपिटल D, एंड देयरफॉर d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 लैम्डा कैपिटल D। सर पहला ब्राइट फ्रिंज तो 0 पे होगा ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, अच्छा 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 अच्छा, हर्षांश को डाउट है कि पहला ब्राइट फ्रिंज तो 0 पे होगा ना। बेटा ये जो 0 पे होता है ना, इसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। इसके ऊपर 1 2 3 शुरू होता है, मतलब जो ये 0 वाला है ना, ये ना ही ऊपर वाले साइड काउंट होगा ना ही नीचे वाले साइड काउंट होगा। हाँ, जैसे आप जानते हो ना, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर, उसी तरह से वाला कंडीशन है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए फिर। हाँ, तो मतलब ऊपर थर्ड फ्रिंज बोला ना, तो आपको समझ जाना है कि वो सेंट्रल वाले को छोड़ के होगा, अदरवाइज वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, है ना। तो अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, यहाँ तक आपको अब सिर्फ वैल्यू डालना है। d तो 1 हो गया, लैम्डा का वैल्यू आपको दे रखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 6000, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो क्या कर ले हम लोग, अगर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 0.6 इंटू, नहीं 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 0.6 थोड़ी, अंडर रूट ऑफ 36 और 3 जीरो है ना, तो 3.6 अगर लिखेंगे तो इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आएगा 0, नहीं नहीं, तो ये 3.6 को भी नहीं लिख सकते ना बाबा, ऐसा, रुको 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 रुको, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि 3.6 बराबर लिखा था क्या, 4 का स्क्वायर, हाँ बराबर है, सॉरी सॉरी, बराबर है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ होगा। तो इसको हम लोग, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1.8 कुछ आएगा आपको, इंटू 10⁻³ मीटर, विच इज इक्वल टू 1.89 आएगा प्रिसाइजली मिलीमीटर। तो 10⁻³ को गायब करेंगे अगर, तो उतना हमको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई रहेगी, है ना। ठीक है, चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन में, हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोलू क्या बेटा। हाँ, अच्छा ओवरऑल आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स समझ में आया, YDSC समझ में आया ओवरऑल। किसी को कुछ दिक्कत लग रहा है, मतलब किसी को कहीं पे दिक्कत लग रहा है। अभी एक्चुअली क्लास में मैं तो हूं नहीं, मतलब क्लास में मैं हूं नहीं ना, सेंस ऑफलाइन तो हूं नहीं, नहीं तो थोड़ा सा अलग असर रहता है ना। ऑनलाइन में
मतलब क्लास में मैं तो सामने में बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना आपको, तो उससे क्या होता है कि आपको एक अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेटर डेवलप होता है, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, ठीक है, बट आई थिंक आप लोग समझ तो रही होगी ठीक से, है ना। तो चलिए अब हम लोग जरा ये क्वेश्चन करते हैं। इन YDAC setup, slits are illuminated by a light of wavelength 4000 angstrom. Slits are illuminated by a light of wavelength, कितना बोला मैंने, 4000 angstrom, and a light of unknown wavelength. मतलब दो लाइट्स इंसिडेंट किया गया, है ना, एक था 4000 एंगस्ट्रॉम का और दूसरे का वेवलेंथ अपने को पता नहीं था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ नोन वेवलेंथ, है ना, फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ नोन वेवलेंथ coincides with second bright fringe of unknown wavelength, है ना। है ना, मतलब fourth dark fringe of known wavelength coincides with second bright fringe of unknown wavelength. Find the unknown wavelength ऐसा बोला है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली कोई बात इसमें तो लग नहीं रही है मुझे। आप लोग जरा देख के बताओ आपके क्या विचार है। लो आ गया आंसर, 1 नंबर करेक्ट है बेटा आदित्य, शाबाश। है ना, फोर्थ डार्क फ्रिंज का वेवलेंथ क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000। हाँ 7000 इज द राइट आंसर। यश बेटा, हस्तांश एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, शाबाश। सारे बच्चों का आ गया, हिरणमयी आपका आ गया, ओके। किसी बच्चे को लग रहा है मैं करके दिखाऊं, किसी भी रीजन के लिए, चेक करने के पर्पज से या किसी भी पर्पज से मैं सॉल्व करके दिखाऊं, जरूरत है या नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ओके। चलिए तो आज के लिए आई थिंक हम लोग यहां तक ही रखते हैं। आप लोगों का आई थिंक मुझे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कराना है, राइट? ऐसा मुझे बाद में पता चला, ठीक है। तो आप लोगों का लेक्चर आज थर्सडे है ना, मोस्टली परसों रहेगा, सैटरडे को। आप लोगों को कोई दिक्कत?
नहीं, डन, ओके। आयुष चलेगा बेटा? आयुष कुछ दिक्कत? सर वेव ऑप्टिक्स खत्म? नहीं बेटा, वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन और रहता है जो मैं कराने वाला हूं, है ना। जैसे कि बीच में एक ट्रांसपेरेंट फिल्म डाल दिया जाता है, उससे फर्क हो जाता है पैटर्न में। एक वेरिएशन तो मैंने आपको करा दिया कि अगर हम पूरे YDSC सेटअप को पानी में डाल दें तो क्या हो जाता है, तो फ्रिंज विड्थ पतला हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा भी लास्ट मोमेंट है, वरना मैं थोड़ा और आराम से पढ़ाता हूँ। आराम से पढ़ाने से ना थोड़ा ज्यादा दिन तक आपको याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है। सर सॉल्व करो, चेक करना है। श्रुति को सॉल्व करके चेक करने के लिए देखना है। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी, है ना। और डार्क फ्रिंज का क्या होता है? 2n+1 लैम्डा डी बाई डी, या फिर 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है नीचे, है ना। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको ये देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ डार्क फ्रिंज बोला है, मतलब 1 डार्क, 2 डार्क, 3 डार्क, 4 डार्क। तो अगर हम डार्क वाले के लिए यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे ना n0 डालने से आता है, ये 1 2 3। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको 3 डालना पड़ेगा। इसके लिए हमने 2n-1 वाला भी फॉर्मूला देखा था। अगर 2n-1 वाला फॉर्मूला यूज करते तो डायरेक्टली 4 डालते, बट ठीक है, एक ही बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो देखो लैम्डा डी बाई डी तो कैंसिल हो जाए, तो है लैम्डा डी बाई डी कैंसिल नहीं होगा बाबा, है ना। n लैम्डा इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाय 2, इधर इसको लैम्डा डैश कर देते, ठीक है। फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ नोन वेवलेंथ दिया था, मतलब ये नोन है और ये अननोन है। इसका कौन सा वाला ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू, ये कितना गया 7 इंटू ये कितना गया 4000 था बाय 2 था, तो 2 से ये 2000 हो जाएगा, और 2 से ये 2000 एक और कट हो जाए तो 1000 आ जाएगा। तो 60 इंटू 7 इंटू 1000, 7000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। कळलं की नाही बोलो जरा। करेक्ट? चलिए छुट्टी कर सकते हैं अभी आज के लिए। घर पे अच्छे से खाना पीना खा के रिवाइज कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले बेटा कंपलसरी है रिवीजन। क्या है? क्या कंपलसरी है? क्या कंपलसरी है? नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले रिवीजन। भूल के भी रिवीजन किए बिना लेक्चर अटेंड करना मत, बता रहा हूं पहले। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू बच्चा लोग। सर कल ही टेस्ट है पर ठीक है बेटा, मेन ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा वेव ऑप्टिक्स से पूछेगा नहीं। मेन पार्ट हो गया आपका, है ना। मेन पार्ट इतना ही है, बाकी वेरिएशन तो रहता है, बट बहुत ज्यादा भी आपको इतना मोस्टली नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटा। अच्छा नहीं, मैं बोल रहा था प्रैक्टिस होगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।